Hello, 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ केमिस्ट्री विद नौशाद सर। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो लेक्चर है उसको हमको देखना है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल। तो दो प्रोसेस होते हैं, दो तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules across प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं। तो दो तरीका होता है इसको ट्रांसफ़र करने का। एक को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होते हैं। बात आती है कि व्हाट इज पैसिव एंड व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम बता देते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें जो होता है कि मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो देखने को मिलता है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ देखने को मिलता है। मूवमेंट्स ऑफ molecules from higher concentration to low concentration। जब मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी अगर हम जैसे सिंपली एक बात कहें कि अगर किसी एरिया में ढेर सारा पानी कलेक्ट हो गया है, या जैसे हम नॉर्मली भी देखते हैं अपने आसपास देखते हैं जहाँ पर थोड़ा ऊंचा सरफेस या अपर पार्ट होता है, या बोल सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ा ऊंचा खाल नहीं होता, जहाँ ऊंचा होता है, तो होता क्या खाल वाले रीजन से ऊंचे वाले रीजन की तरफ पानी नहीं जा पाता है। तो उसमें हमको अगर नहीं जा पा रहे तो उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो केस आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जैसे हम जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए हम जब ब्रिज पर साइकिल चढ़ाते हैं तो हमें एनर्जी लगती है, फिर जब उस ब्रिज से नीचे करते हैं साइकिल को तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर बात है कि मूवमेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इसी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, हमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जब ब्रिज के ऊपर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक साइकिल नीचे चली जाती है, यानी हम अपनी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट नहीं कर रहे हैं या हम अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बात आता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। यानी जैसे सिंपल से एग्जांपल ले ले, एक नदी या तालाब का पानी है, जिधर फ्लो कर रहा है उधर ही मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे फ्लो करते हुए, उसी को बोलते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये था हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 पॉइंट। इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर हमको लिख लेना है। ये था पहला पॉइंट, ये था दूसरा, ये था तीसरा। इसी का जस्ट अपोजिट पैसिव वाले का करके सब एक्टिव वाले में हमको लिखना है। तो एक्टिव वाले में क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ molecules from low concentration to higher concentration। जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं या मॉलिक्यूल्स जाए तो उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एटीपी रिक्वायर्ड, इसमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी। पैसिव वाला जो था वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, लेकिन ये वाला जो होगा अगेंस्ट होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इसके मॉलिक्यूल्स फ्लो करके, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अपोजिट की तरफ जाता है। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें, हम मोटर से जब पानी चढ़ाते हैं तो देखते हैं हम मोटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसमें एटीपी हम एनर्जी लगा रहे हैं पानी ऊपर जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी जहाँ पर लो कंसंट्रेशन हो, उधर से जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसी को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसको बोलते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और ये वाले लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो एनसीईआरटी में एक पंप आता है, यानी हमने यहाँ लिखा ना कि एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस एटीपी को हम किसके थ्रू देते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक एग्जाम्पल आता है और इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप हम इसको बोलते हैं। इसी के थ्रू हम एटीपी को देते हैं। कैसे देते हैं हमको ये डिटेल में इसके बारे में देखना है, तो आइए हम सोडियम पोटेशियम पंप आपको बना के दिखा देते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में फास्फोलिपिड बाई लेयर के बारे में बताया था, वही सेम फास्फोलिपिड बाई लेयर का डायग्राम यहाँ बनाना है। उसमें जो प्रोटीन थे, और वो भी पर्टिकुलर बात करें तो इंटीग्रल प्रोटीन जो था, उसी के थ्रू हमको देखना है कि सोडियम और पोटेशियम कैसे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, या कितने सोडियम अंदर आते हैं कि कितने बाहर जाते हैं, या कितने पोटेशियम अंदर आते हैं कि कितने बाहर जाते हैं, तो हमको वही देखना है। तो आइए हम यहीं पर बना के आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर मान लीजिए फास्फोलिपिड की बाई लेयर है। कैसे थे हम आपको अभी बना के यहाँ दिखा देते हैं। इस तरीके से फास्फोलिपिड की बाई लेयर हमारे पास लगी हुई थी, लगी थी। उसी साइड, इस साइड भी इसी तरीके से रहेंगे। ये था, इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन था। ये डायग्राम हम पीछे बना चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। यह है फास्फोलिपिड की बाई लेयर। अब होता क्या, इसी में से अब हमको देखना है कि सोडियम और पोटेशियम कैसे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा ट्रिक लर्न कर लीजिए। इससे क्वेश्चंस आते हैं लगभग, तो यहाँ ट्रिक हम लिख दे रहे हैं। पहले एक मोबाइल आती थी, कौन सी मोबाइल, सबसे पहले एक मोबाइल आती थी नोकिया, नोकिया। और वो मॉडल एक आती थी 321। ये ट्रिक है, नोकिया 321 एक मॉडल की मोबाइल आती थी पहले, और इसी से ये हम सब समझ जाएंगे। यहाँ पर N का मतलब है सोडियम आयन से, O का मतलब है आउट से, K का मतलब है पोटेशियम आयन से, I का मतलब है इन से, A का मतलब है ATP से, और 3 2 1 का क्या मतलब है, सोडियम आयन बाहर जाएंगे कितने, 3, पोटेशियम आयन इन, यानी पोटेशियम आयन अंदर आएंगे कितने, 2। ये सब कुछ काम चलेगा एटीपी के हेल्प से। कितनी एटीपी लगेंगी, 1 एटीपी के हेल्प से। यही है, तो हम इसमें आपको दिखा देते हैं कि जो सोडियम आयन है ये जाएगा हमारा बाहर,
सोडियम आयन गया बाहर। कितने सोडियम आयन जाएंगे? 3 सोडियम आयन। एन से सोडियम आउट का मतलब बाहर गया, कितने गए? 3। तो हमने लिखा है 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ चले गए, यहाँ 3 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? पोटेशियम है, पोटेशियम इन लिखा है, यानी बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ पोटेशियम आयन आएगा। कितने पोटेशियम अंदर आएंगे? 2 पोटेशियम। दो पोटेशियम हमारे पास अंदर आएंगे और ये 3 सोडियम आयन बाहर जाएगा। यहां से इसको मिटा दीजिए, डायरेक्ट यहीं से दिखा दीजिए कि 3 सोडियम आयन बाहर गया, 2 पोटेशियम आयन अंदर आए विद द हेल्प ऑफ 1 ATP, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रेजेंस में आए। ये सब कुछ काम इतना हुए। तो इससे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर हम 6 सोडियम आयन आउटसाइड कर रहे हैं, 4 पोटेशियम आयन इनसाइड कर रहे हैं, तो एटीपी कितनी लगेगी? तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से कि एक एटीपी से 3 2 का चल रहा है, तो 2 एटीपी का मतलब है 6 और 4 का चलेगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। ये था हमारे पास कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कुछ जो सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ जो डबल मेम्ब्रेन। तो कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं है? अगर होता है तो 1, अगर होता है तो 2। कौन कौन है हमको यहाँ पर देखना है। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ये नई टॉपिक है हमारे पास, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में न्यू टॉपिक है हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं। अगर ये हम सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं तो ये हम यूकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक खत्म हो चुका है। हम जो बात कर रहे हैं अब सब कुछ बातें यूकैरियोटिक सेल के बारे में चल रही है। अगर लिखना चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो, वैसे तो अंडरस्टूड ही है। यूकैरियोटिक सेल में ये सब कुछ चल रहा है हमारे पास, ठीक। अब सेल सेल ऑर्गेनल। अभी मैंने बताया कि हमको क्या देखना है, मेम्ब्रेन लेस कौन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन होता है, डबल मेम्ब्रेन कौन होते हैं। हमको ये 3 के बारे में ये देखना है इसमें कि मेम्ब्रेन लेस, सिंगल और डबल कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, कौन है जिनके पास एक यानी सिंगल होता है, कौन है जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आइए इसी के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है मेम्ब्रेन लेस के बारे में कि मेम्ब्रेन लेस में 2 स्ट्रक्चर आते हैं। एक का नाम होता है हमारे पास राइबोसोम और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम के नाम से हम उसे बोलते हैं। तो जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। बात आती है सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में ढेर सारे होते हैं, जैसे ER होता है। ER का मतलब हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देख सकते हैं आप GB के नाम से। GB का मतलब गोल्जी बॉडी से ये होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें लाइसोसोम होते हैं। यहां अंतर है, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है और ये राइबोसोम है, दोनों में अंतर है। फिर नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है माइक्रो बॉडीज के बारे में, ठीक। ये हमारे पास है मेम्ब्रेन लेस 2।
ये हमारे पास थे क्या बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। अब बात आती है डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन होते हैं। तो जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें हमारे पास 3 सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, एक को बोलते हैं न्यूक्लियस होता है, और एक को बोलते हैं प्लास्टिड्स। 3 हमारे पास हमने सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मेम्ब्रेनलेस, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। यानी कौन सा ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो 2। कौन ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पर है लाइसोसोम है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सब कुछ है सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में हमने देखा इसमें था प्लास्टिड था, प्लास्टिड था, न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन में थे। तो ये कुछ हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स है जिनके पास मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा। अब बात आती है यहाँ पर राइबोसोम की। यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हमको डिस्कस करना है। तो कुछ के बारे में हम आज पर्टिकुलर राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। और राइबोसोम के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ देख चुके हैं कि जैसे राइबोसोम की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम केवल 70 देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक में 70 80 दोनों देखने को मिलता है। हमने ये भी बताया था कि जब 70 को हम ब्रेक करते हैं तो 2 सब यूनिट दिखता है। वहाँ पर कौन कौन सी 2 सब यूनिट दिखती है? 50 और 30 की दिखती है। फिर हमने ये भी बताया था कि जब हम 80 को 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं तो 60 और 40 सब यूनिट देखता है। ये भी लिखवाया था राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से बोलते हैं। ये सब कुछ लिखवा चुका हूँ। तो आज यहाँ पर डिटेल में एक जगह करके हम यहाँ पर आपको राइबोसोम के बारे में लिखवा देते हैं। एक बार में सब कुछ पूरा डिटेल में हम लिखवा देते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम यहाँ पर वही लिख देते हैं कि राइबोसोम का जो स्टडी किया गया था वो कौन किया था, कब किया गया था। यानी जॉर्ज पैलाडे साहब थे 1953 में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, तब उसके बाद जाके इन्होंने राइबोसोम के बारे में बताया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो 1951 में डिस्कवर हो चुका था। तो जब 1951 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी तो वहां से जाकर के डिटेल स्टडी हर एक स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनल के बारे में हमें मिला था। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर हम वही लिख देते हैं, इन 1953 जॉर्ज पैलाडे साहब ने डिस्कवर किया था राइबोसोम के बारे में, या स्टडी बोल सकते हैं कि स्टडी किया था या डिस्कवर, जो भी बोल सकते हैं हम, सब एक ही बात है। डिस्कवर्ड कब हुआ था हम यहां लिख दे रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। तब इसके बारे में उन्होंने क्या बताया था कि जो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है, ये दिखता है हमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें दिखता है। यानी 1953 में जॉर्ज पैलाडे साहब ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से राइबोसोम के बारे में जब देखा या स्टडी किया तो उनको जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखा वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देखने को मिला था। फिर इसको हम बोलते हैं सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन, यानी यहां पर प्रोटीन बनते हैं। सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन जो होते यहीं पर बनते हैं। और एक और पॉइंट राइबोसोम के बारे में आपके सामने ये लिखा है मेम्ब्रेनलेस। यहाँ लिख सकते हैं इट इज मेम्ब्रेनलेस लिख दीजिए, या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स।
इसको बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, किसी भी मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं होता है। अब क्या ये आरबीसी सब में देखने को मिलता है, हमको हर जगह प्रेजेंट होता है? तो पहले वो हम लिख ले कि जो हम पीछे बताए थे कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में होता है, तो हम लिख देते हैं अकर लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं फाउंड इन बोथ। किसमें? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, दोनों में ये देखने को मिलते हैं हमको। अब जो यूकैरियोटिक या जो मैमिलियन का मैच्योर आरबीसी होता है, वहां पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, वहां पर राइबोसोम नहीं देखने को हमें मिलता है। तो हम लिख दे रहे हैं कि एब्सेंट इन मैच्योर मैमिलियन आरबीसी, जो मैमिलियन का मैच्योर आरबीसी होता है वहां पर ये एब्सेंट होता है, वहां पर जो राइबोसोम होता है नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल। सेल का अगर कोई छोटा ऑर्गेनल है तो वो राइबोसोम को बोलते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। एक पॉइंट और एनसीईआरटी लिखती है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, यानी ये ऑर्गेन्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स। ठीक, ये कुछ पॉइंट था राइबोसोम के बारे में। अब हम पर्टिकुलर इसकी बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में किस तरीके से और यूकैरियोटिक में ये किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, हम फिर मिटाते हैं फिर। आइए हम अकरेंस की बात कर लेते हैं। एक साइड हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल और एक साइड हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। चाहे राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोटिक में चाहे यूकैरियोटिक में, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली होते हैं। फ्रीली का मतलब होता है कि जब ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड है ही नहीं, तो इसीलिए वर्ड आ जाता है फ्रीली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइव फ्रीली या फ्री इन साइटोप्लाज्म, आप इसको बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में ये फ्री पाए जाते हैं। इसमें लिख सकते हैं फ्री इन साइटोप्लाज्म, दोनों में साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पाए जाते हैं। जब फ्री का मतलब है किसी मेम्ब्रेन से जब बाउंड है ही नहीं तो फ्री पाए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो अटैच किससे होता है, तो इसको बोला जाता है एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एसोसिएटेड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट बात अगर हम कर ले यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि यूकैरियोटिक सेल किससे अटैच होता है, तो इसको कहा जाता है अटैच्ड टू
आउटर सरफेस ऑफ ER एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ER का मतलब यहाँ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है, हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। इसमें जो राइबोसोम था वो पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी जब सिंगल mRNA के स्ट्रैंड पर ढेर सारे राइबोसोम लगते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से हम इसको बोलते हैं। तो हमने वहां पर भी बताया था, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एज पॉलीराइबोसोम, या आप लिख सकते हैं पॉलीसोम को भी आप लिख सकते हैं कि उसके फॉर्म में भी देखने को मिलता है। अब यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। राइबोसोम फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ये था हमारे पास। अब बात आती है, ये था डिफरेंस की किसमें किस किस टाइप्स के पाए जाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ये तो डिफरेंस था कि यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसे कहां पर पाए जाते हैं। अब बात आती है कि जो राइबोसोम होता है उसके पास क्या क्या चीज होते हैं। तो राइबोसोम में दो चीज होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, एक rRNA। आर का मतलब यहाँ पर होता है राइबोसोमल rRNA। तीन टाइप के होते हैं, rRNA, mRNA, tRNA। उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या देखने को हमें मिलता है। ये हो गया। नेक्स्ट अलग से पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं कि राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ rRNA प्लस प्रोटीन्स। rRNA का मतलब यहां लिख सकते हैं राइबोसोमल RNA बोलते हैं। इस स्मॉल r का मतलब होता है राइबोसोमल, इसका मतलब यहां पर ये है। और इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि इसमें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हम यहीं पर लिख दे रहे हैं इनसे क्या क्या एरो मार्क है कि और क्या क्या होते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये जैसे ये प्रोटीन के बारे में है कि कौन कौन सी प्रोटीन यहाँ देखने को मिलती है। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, एक होता RNP पार्टिकल्स बोल सकते हैं आप इसको। RNP पार्टिकल्स आप इसे बोल सकते। ये सब कुछ था कि राइबोसोम में सिंपली कुछ नहीं देखना है, बस ये दो चीज देखना है कि राइबोसोम में rRNA और प्रोटीन पाए जाते हैं। और उसके अलावा बताना हो तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, RNP पार्टिकल्स आप बता सकते हैं ये। अब जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुका था वही फिर से एक बार यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से हम दिखा देते हैं, डिटेल में दिखा देते हैं कि जो राइबोसोम होता है हैज 2 सब यूनिट्स। इसके पास 2 सब यूनिट देखने को मिलते हैं। एक जो होता है उसको बोलते हैं लार्जर सब यूनिट,
एक जो होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट्स। अब कौन कौन से इसमें दो सब यूनिट्स पाए जाते हैं? तो लार्जर सब यूनिट का मतलब 80 ईयर्स, स्मॉलर का मतलब हो गया 70 ईयर्स। अब उसी के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हम यहाँ अगर 70 ईयर्स वाला बना दें, एक इधर हम देख लेंगे 80 ईयर्स वाले को। तो हमने 70 ईयर्स वाले में आपको बताया था कि जो 70 ईयर्स होता है इसमें 50 ईयर्स प्लस 30 ईयर्स होता है, और इसमें कहा था 60 ईयर्स प्लस 40 ईयर्स देखने को मिलता है। ये था। अब अगर हम इसके डायग्राम के हेल्प से देख लें, ठीक, आपको इसमें दिख रहा होगा लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर। आप इसको सब यूनिट को देख करके इसमें फिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप इसको कुछ इसमें करना नहीं है, आप उसके अपने अकॉर्डिंग देख करके आप उसे फिट कर सकते हैं आसानी से। तो आइए अगर इसमें फिट करना हो तो हम आपको बता देते हैं कैसे करते हैं। ये लार्जर दिख रहा है तो यानी ये हो गया 50 ईयर्स। ये वाला स्मॉलर दिख रहा है तो यानी हो गया 30 ईयर्स। सेम उसी तरीके से ये लार्जर दिख रहा है तो 60 ईयर्स, स्मॉलर दिख रहा है तो 40 ईयर्स। अब इसमें भी इसके भी सब यूनिट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सब यूनिट होते हैं पर्टिकुलर इस चैप्टर में तो नहीं दिया गया है, नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको देखेंगे, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th का है ये। लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है एक दो सब यूनिट के नाम की 50 ईयर्स में और कौन कौन से सब यूनिट पाए जाते हैं, या 30 ईयर्स में और कौन कौन से सब यूनिट पाए जाते हैं, या 60 ईयर्स में और कौन कौन से सब यूनिट पाए जाते हैं, 40 ईयर्स में और कौन कौन से सब यूनिट पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 50 ईयर्स में कौन कौन से पाए जाते हैं और 30 ईयर्स में कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो 50 ईयर्स में जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं 23S RNA, और होते हैं इसमें 5S RNA। एस का मतलब है सिंगल, आर का मतलब है राइबोसोमल, सिंगल राइबोसोमल RNA, यानी 23 सिंगल राइबोसोमल RNA, 5 सिंगल राइबोसोमल RNA। ये दो सब यूनिट पाए जाते हैं 50 ईयर्स वाले के हैं पर्टिकुलर, ये केवल और केवल ये 50 ईयर्स वाले के हैं। ठीक उसी तरह अगर 30 ईयर्स वाले के देख लिए तो 30 ईयर्स में जो होता है वो हमें तो ये है 50 ईयर्स वाले में 23S RNA, 5S RNA, और जो 30 ईयर्स वाला है इसमें हमको केवल एक सब यूनिट देखने को मिलती है और वो है 16S RNA। अब बात आती है 60S और 40S वाले में कौन कौन सा होता है। तो जो 60S है इसमें पाया जाता है 28S RNA, 5S RNA, एक और इसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं 5.8S RNA। ये तीन सब यूनिट 60S वाले में देखने को मिलते हैं। 40S वाले में एक यूनिट मिलता है यानी 18S RNA। कुछ ज्यादा इसमें लर्न नहीं करना है, बस ये देख लीजिए। सॉरी, 50S में 23 5 था, 60S में दोनों है, अरे सॉरी 5S है, 23 बढ़ करके 28 हो गया है, 5 बढ़ के 5.8 हो गया है। 30th वाले में 16 था, 2 बढ़ करके 18 हो गया है। ये है हमारे पास इसमें कुछ कि कौन कौन से कैसे कैसे पाए जाते हैं। अब अगर हम बात कर ले कि ये जो दोनों के दोनों सब यूनिट हम लिखवाएं ये ज्वाइन कैसे होते हैं। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है यानी जब प्रोटीन बनता है तो मैग्नीशियम आयंस के हेल्प से ये दोनों के दोनों सब यूनिट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हम यही वाला पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं कि बोथ सब यूनिट joins at the time of protein synthesis with the help of magnesium ion।
विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन के हेल्प से ये जुड़ जाते हैं। जो यहाँ पर एस दिख रहा है उस एस को हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से, हम इस एस को बोल देते हैं। इस एस का ये जो एस 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 लगा है, इस एस को हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब हुआ, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका नाम दिया था और उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है कि स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट इसको हम बोलते हैं। ये किस चीज को बताता है? ये बताता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। यहां हम लिख दे कि स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट या इसी को आप बोल सकते हैं रेट ऑफ सेटलिंग डाउन। रेट ऑफ सेटलिंग डाउन इसको ये बताता है। तो ये था हमारे पास कुछ राइबोसोम के बारे में। हो गया ये सब कुछ। कुछ और अगर एक दो ये बता दें हम, फिर इसके बाद राइबोसोम खत्म कंप्लीट करते हैं। 23 और 20S के बारे में बता देते हैं कि ये क्या क्या चीज करते हैं आगे जाके। तो जो प्रोकैरियोटिक में 23 और यूकैरियोटिक में 28 वाला जो होता है, ये इंजाइम की तरह काम करते हैं और उस इंजाइम को हम बोलते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम इंजाइम के नाम से हम बोलते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में 23 वाला और यूकैरियोटिक में 28 वाला जो है कि ये काम करते हैं। हम यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं क्या कि पहला कि प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल लिखना हो तो लिख सकते हैं, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक में तो 70s वाला पाया जाता था और 70s वाले में जो इंजाइम की तरह काम करता है वो होता है 23 वाला। यहाँ पर लिख देते हैं 23 एस आर आर एन ए, और यूकैरियोटिक में जो होता है वो होता है 28 एस आर आर एन ए। ये दोनों मिल करके एक्ट एज इंजाइम, इंजाइम की तरह ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और कौन सी इंजाइम बनाते हैं? उस इंजाइम का नाम होता है राइबोजाइम, ये बोलते हैं। तो ये था हमारे पास राइबोसोम के बारे में पूरा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। सब कुछ हम राइबोसोम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। ये इस चैप्टर में यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये जो 3 यूनिट दिख रहा है, ये जो 4 सब यूनिट दिख रहे हैं, सॉरी, ये जो 3 सब यूनिट दिख रहा है, ये जो 4 सब यूनिट दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिया है। हम फिर भी लिखवा दिए हैं कि बाय द वे अगर पूछ ले तो आप बता सकें। तो ये था राइबोसोम के बारे में, कहाँ कैसे किस तरीके से पाया जाता है, क्या काम होता है, क्या करता है ये। तो आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट आप जरूर करिएगा, बताइएगा लेक्चर कैसे लगा आपको। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूल से होते हैं। तो अलग अलग स्कूल में होता क्या, टीचर अलग अलग चैप्टर्स पढ़ा रहे होंगे। तो अगर किसी भी बच्चे को उस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके का दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमको इस चैप्टर में डाउट है, ये चैप्टर नहीं समझ में आया। हम उस चैप्टर को फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि उस चैप्टर को मैं आसानी से आपको बहुत समझाऊँगा, हर एक कंसेप्ट बताऊँगा। ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट्स सफिशिएंट है बोर्ड के लिए और प्लस किसी भी कंपटीशन के लिए। आप कोई भी बोर्ड के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, सब मिल जाएंगे यहाँ से। आप एक बार इसे सर्च जरूर करिएगा, देखिएगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मिल रहा होगा तो भी कमेंट जरूर करिएगा। और बिलीव करिए कि ये जो हम नोट्स दे रहे हैं इनफ है फॉर बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन के लिए भी है ये नोट्स। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।